हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 8.12 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स 8.12 पूरी तरह से बेसिस है आपका ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पर। तो हम सबसे पहले समझेंगे ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, और प्रॉब्लम्स 8.12 करने के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए। देखो, इस बुक में बेटर वे से समझाया गया है, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो मैं इसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए मैंने कोई नोट नहीं बनाया। अच्छे से समझाया तो क्या बनाने की ज़रूरत है, समझा देता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 3D ज्योमेट्री में क्या सीखा। जो भी हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें हम लोगों ने कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ किया है। ओके, पहले इसको आप समझ लो तब आप इसको समझ पाओगे। यहाँ पे हम यूज़ करते आ रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका यूज होता आ रहा है। ओके, इसमें होता क्या है आपका एक्स, वाई और जेड, ये तीन एक्सिस होते हैं कुछ इस तरह से। ओके, ये आपका जेड हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। अगर हमें किसी पॉइंट को ट्रेस करना होता है, लेट करो ये पॉइंट पी है। ओके, और इसका लेट करो कोऑर्डिनेट है 2,2,3 है। ओके, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किस तरह से ट्रेस करना होगा। देखो, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखो एक्स के अलॉन्ग 2 यूनिट्स चलना होगा। लेट करो हमने 2 यूनिट्स यहाँ तक चला, मतलब ये एक्स इक्वल टू 2 है। उसके बाद हमें वाई के अलॉन्ग 2 यूनिट्स चलना होगा, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, आपका जेड होता है। ओके, तो हम यहाँ से 2 यूनिट चलेंगे वाई के अलॉन्ग। ओके, ये हमने चल ली 2 यूनिट यहाँ से, दिस इज द वाई इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद हमें जेड यहाँ पे देखो 3 यूनिट चलने हैं। तो जेड आपका क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ 3 यूनिट जाएगा। ठीक है, तो लेट करते हैं हम, यहाँ पे 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ ये जा रहा है यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, पॉइंट पी। देखो, हम जो भी बात करेंगे 3D के मैटर में बात करेंगे, ठीक है, हम 2D के मैटर में कोई बात नहीं करेंगे, हम 3D के मैटर में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो कार्टेशियन में किसी पॉइंट को ट्रेस करना है तो सिंपली हमें डिस्टेंस चलना होता है। ठीक है, एक्स के लॉन्ग 2 यूनिट डिस्टेंस चला, वाई के लॉन्ग 2 यूनिट डिस्टेंस चला, उसके बाद जेड के लॉन्ग 3 यूनिट डिस्टेंस चले। ठीक है, अभी तक हम डिस्टेंस तय करके जो है यहाँ पे किसी पॉइंट को पता कर पाते हैं कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ओके, देखो फ्रेंड्स, अभी तक तो सब सही चल रहा था, लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज़ करके आसानी से किसी पॉइंट को ट्रेस कर पा रहे थे। लेकिन मैथमेटिशियन कभी शांत नहीं रहते, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई और मेथड होगा किसी पॉइंट को ट्रेस करने का जिससे आसानी से हम पता कर पाए। ठीक है, और भी कुछ तरीके तो होंगे, और कुछ तरीके होंगे, जैसे इस पॉइंट को ट्रेस करने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे एक्स, वाई और जेड के लोग इससे चल रहे हैं, और कोई तरीका होगा जिससे हम पी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो फाइनली उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, वो तरीका का नाम था कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। क्या नाम था फ्रेंड्स, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम की हेल्प से इस पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। एक और तरीका निकल गया, क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ इसको। चलो फ्रेंड्स, इसको समझते हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा, कार्टेशियन को सीखा। देखो, कार्टेशियन को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन का ही नाम है ये, तो कंफ्यूज मत होना, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन दोनों सेम ही है। ओके, तो हमने यहाँ पे कार्टेशियन लिखा। कार्टेशियन में किसी पॉइंट को ट्रेस करना होता है, लेट करो पॉइंट पी है, तो हम लेते थे एक्स वाई जेड, यहाँ पे लेते थे। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम यहाँ पे एक नया कोऑर्डिनेट डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो, नया कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है, देखो कैसे कैसे मैथमेटिशियन ने एक नया कोऑर्डिनेट डिफाइन किया। ओके, समझो इसको। उन लोगों ने बोला कि यदि, ठीक है, इफ़, यहाँ पे लिख लो इफ़ एक्स वाई जेड, इन तीनों को एक नए कोऑर्डिनेट, और नया कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, हमें उसका भी नाम नहीं पता, और एक्स वाई जेड को हम यू भी और डब्ल्यू में एक्सप्रेस कर सके। देखो, मैंने क्या बोला, एक्स वाई और जेड को यू वी डब्ल्यू में एक्सप्रेस कर सके, यू वी डब्ल्यू के फंक्शन में एक्सप्रेस कर सके। ऐसे देखो, एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। देखो, बुक में चीज़ें दी हुई है, जो चीज़ें दी हुई है उसी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, वाई को भी हम एक्सप्रेस कर सके यहाँ पे वाई यू वी और डब्ल्यू। इस तरह से जेड को भी हम एक्सप्रेस कर सके जेड ऑफ यू वी और डब्ल्यू। ओके, इस तरह से कर सके।
और इसके उल्टा भी कर सके, मतलब यू भी डब्ल्यू को हम एक्स वाई जेड में भी एक्सप्रेस कर सके। जैसे इसको एक्सप्रेस किया वैसे उल्टा भी हम ये काम कर सके। समझ में आ रहा? यानी देखो जैसे u को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सके u ऑफ एक्स वाई जेड। समझ में आ गया? इस तरह से v को भी हम एक्सप्रेस कर सके v ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड यहाँ पे, और w को भी w ऑफ एक्स वाई जेड। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सके, मतलब एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू में एक्सप्रेस कर सके और यू वी डब्ल्यू को एक्स वाई जेड में भी हम एक्सप्रेस कर सके। तो पहला कंडीशन ये है ऐसा कि ऐसा संभव होना चाहिए। नया कोऑर्डिनेट डिफाइन करते समय कंडीशन यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ऐसा हो सके, अगर ऐसा होता है, देखो जो नया कोऑर्डिनेट हम ढूंढ रहे हैं वो भी तो इससे रिलेटेड ही होगा ना फ्रेंड्स। देखो पहले तो इसी खोजा गया, पहले तो इससे ही खोजा गया है, तो इसी से वो भी रिलेट करेगा। आखिर जो आइडिया आया होगा उन लोगों के दिमाग में, मैथमेटिशियन के दिमाग में, वो तो इसी से आया होगा ना, तो इससे तो रिलेशन उसका होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों ने इस तरह से इस्टेब्लिश किया रिलेशन को कि एक्स वाई जेड को अगर यू भी डालूँ, ये नया कोऑर्डिनेट है, ये नया है, अभी इसका नामकरण होगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को हम यू वी डब्ल्यू के फंक्शन में एक्सप्रेस कर सके और यू वी डब्ल्यू को हम एक्स वाई जेड के फंक्शन में एक्सप्रेस कर सके, ये फर्स्ट कंडीशन था। ओके, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इन लोगों ने बोला कि जो यू वी और डब्ल्यू है, ठीक है, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। और दूसरा डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये भी रख दिया। ओके, नया कोऑर्डिनेट डिफाइन करते समय पहला कंडीशन रखा कि ऐसा एक्सप्रेस हम कर सके, दूसरा है कि ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बुक में देखो लिखा गया, यहाँ पे कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब घूम फिर का वही डिफरेंशिएबल, है ना, तो वही चीज़ है, आपका मीनिंग सेम रहेगा। और एक और कंडीशन रखा, तीसरा कंडीशन रखा यहाँ पे कि जो एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू है वो यूनिक होना चाहिए, है ना। यूनिक होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? अब देखो इन लोगों ने बोला कि ये आपका रहा पी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। नया कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले लेते हैं यू, यहाँ पे पॉइंट पी ले लेते हैं, इसका रहेगा यू भी और डब्ल्यू रहेगा। नया हमने अभी इसको ढूंढा है ना, नामकरण भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक्स वाई जेड के एक वैल्यू के लिए यू वी डब्ल्यू का एक वैल्यू आना चाहिए। समझ में आ रहा? लेट करो कि यहाँ पे आपका 1,2,3 हमने लिया यहाँ पे, तो जो यू वी डब्ल्यू जो नया कोऑर्डिनेट बना उसमें भी एक ही यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। लेट करो पॉइंट पी है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट पी के लिए मैंने 1,2,3 डिफाइन किया, तो यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट होना चाहिए। लोट करो कि पॉइंट आपका यहाँ पे पी है, क्यों, कुछ भी ले लो आप, क्यों ले लो, लेट करो आपने क्यों ले लिया यहाँ पे, ठीक है, नामकरण आपने चेंज कर दिया, क्यों ले लिया, तो वहाँ पे आपका इसमें जो है इस कोऑर्डिनेट में एक ही वैल्यू, एक ही पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, वो कुछ आपका जो भी है तो एक ही पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे क्यों यहाँ पे भी है और यहाँ पे एक लेट करो टी आ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी है, दो पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब एक पॉइंट अगर एक्स वाई जेड में आप ले रहे हो, मतलब इस कोऑर्डिनेट में आप ले रहे हो, तो इस कोऑर्डिनेट में दो पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, एक के लिए एक होना चाहिए, 1 to 1। ओके, 1 to 1 एक के लिए एक होना चाहिए। अगर आप इसमें एक ले रहे हो तो इसमें भी एक आएगा, इसमें एक ले रहे हो तो इसमें भी एक आएगा, 1 to 1 होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? यूनिक। ये तीसरा कंडीशन इन लोगों ने डिफाइन किया। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है आपका, ठीक है, सेटिस्फाई करता है नया कोऑर्डिनेट जो कि यू वी डब्ल्यू लिया हमने, तो हम इसको मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ओके, तो हम इसको मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में इसका नाम दिया गया, इस कोऑर्डिनेट का, नया कोऑर्डिनेट का नाम दिया गया। तीन कंडीशन फॉलो करने के बाद ही इसका नामकरण हुआ है कि इसका नाम क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका नाम हुआ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, याद रहे, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम इसका नामकरण कर रहे हैं। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका नामकरण नहीं होगा, मतलब एक्चुअल में हम इसका मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में ये तीन कंडीशन ही फॉलो कर रहा है। ओके, तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है और इसलिए हम इसको मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। नया इन्वेंशन हो गया, एक तरह से समझ सकते हो, और इसका नामकरण कर दिया गया कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे लिखा गया यू वी डब्ल्यू को बोला गया यहाँ पे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ऑफ एक्स वाई जेड, ऑफ एक्स वाई जेड का क्या है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स है यू वी डब्ल्यू। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ, कोऑर्डिनेट सरफेस क्या होता है, लेवल सरफेस क्या होता है। देखो लेवल सरफेस लिखा गया
यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट सरफेस लिखा गया। ये क्या होता है समझो। तो उसको समझने से पहले इसको समझो। देखो जो आपने कार्टेशियन में समझा था, कार्टेशियन ये जो आपका जेड है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है यहाँ पे। तो देखो ये जो इधर ये जो बन रहा है आपका जेड और एक्स, जेड और एक्स, ये जो लाइन है इनके मिलने से ये जो ये बन रहा है, ये वाला जगह जो बन रहा है इसको हम लोग प्लेन बोलते हैं, ठीक है, प्लेन बोलते हैं। तो ये आपका जेड एक्स प्लेन है, ठीक है, ये जेड एक्स प्लेन है। फ्रेंड्स प्लेन क्या होता है, प्लेन लंबाई और चौड़ाई, प्लेन में आपका लंबाई चौड़ाई होता है, ऊंचाई नहीं होता, बस यही दिक्कत है। इसमें क्या होता है, ऊंचाई नहीं होता, ठीक है, तो वही आपका प्लेन होता है। तो ये जो आपका बन रहा है पोर्शन, ठीक है, ये आपका जो बन रहा है ये आपका प्लेन है, ये इसको हम लोग जेड एक्स प्लेन बोलते थे। इस तरह से एक्स वाई के मिलने से ये जो बना ये, ठीक है, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते थे। और इधर जो बना इसको हम लोग बोलते थे वाई जेड प्लेन। इसमें क्या होगा देखो, इसमें देखो क्या होगा, ये लेट करो आपका यू है ना, ये आपका भी है और ये आपका डब्लू है, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया कि ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका यू हो गया, ये भी हो गया, ये डब्लू हो गया, यू भी डब्लू कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो यहाँ पे यू और भी के मिलने से ये जो बना ये, ठीक है, एक इसको हम सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस। ये भी आपका सरफेस हो गया, और यू और डब्लू के मिलने से बना ये भी सरफेस आपका। इधर जो बना ये भी आपका सरफेस है। यहाँ पे प्लेन बोलते हैं, यहाँ पे सरफेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। सरफेस 2D का मैटर है, ठीक है, सरफेस 2D का मैटर है, ठीक है। इस तरह सरफेस बनता है आपका। उसमें क्या होता है ना, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, 2 डायमेंशन होते हैं, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। जैसे प्लेन में होता है वैसे सरफेस में होता है आपका। जैसे फ्रेंड्स एक कागज़ है ना, जैसे एक कागज़ हो गया, देखो ये आपका ये सरफेस का काम कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पेन यहाँ पे लाइन का काम कर रहा है, ये लाइन हो गया, ओके। और इस तरह से ये जो ये हो गया आपका, ये सरफेस हो गया, ठीक है। अब यही सरफेस आपका प्लेन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस बोलने का कारण ये भी है फ्रेंड्स कि ये जो लिया जाता है ये कोऑर्डिनेट एक कर्वी टाइप का होता है, ठीक है। इस तरह से होगा कर्वी टाइप का, जैसे इसमें स्ट्रेट लाइन यूज होता है, यहाँ पे देखो सीधा, इसमें एक कर्वी होता है इस तरह से, ठीक है। नया कोऑर्डिनेट खोज रहे हैं फ्रेंड्स हम, एक नया कोऑर्डिनेट खोज रहे हैं तो कुछ अलग तो होगा ना, थोड़ा इससे अलग तो होगा। अगर यही सेम टू सेम हो जाएगा तो फिर क्या ज़रूरत है इसको खोजने का, है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये आपका थोड़ा सा कर्व ही होता है। तो कर्व में हम यहाँ पे सरफेस वर्ड का यूज़ करते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन में होता है वो हम प्लेन वर्ड का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया इस तरह से। तो ये आपका जो सरफेस है ये आपका यू है, ये आपका भी है, ये आपका डब्ल्यू है ना, ठीक है। तो ये यू वी सरफेस जो है आपका ये, ठीक है, यू वी सरफेस। और ये आपका जो है भी डब्ल्यू सरफेस, और ये आपका जो है यू डब्ल्यू सरफेस है ना। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, ध्यान से। अब देखो ये जो आपका यू भी सरफेस और भी डब्ल्यू सरफेस, ये दो सरफेस को मिलने से यहाँ पे एक देखो ध्यान से एक कर्व बन रहा है, ठीक है। मतलब एक कर्व है, इंटरसेक्शन के तौर पे काम कर रहा है, मतलब एक तरह से बॉर्डर का काम कर रहा है दोनों का, ठीक है। ध्यान से देखो इन दोनों का बॉर्डर का काम कर रहा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये आपका वी कर्व हो गया, ठीक है। कर्व ही लिया हमने इसलिए बोल रहा हूँ इसको वी कर्व, है कि नहीं है। ये बॉर्डर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वी कर्व हो गया फ्रेंड्स। वी कर्व कैसे बना है, यू वी और वी डब्ल्यू और सरफेस के इंटरसेक्शन से, है ना। सेम इस तरह से आपका ये डब्ल्यू कर्व बना है ना। ये डब्ल्यू कर्व आपका बना हुआ है, और किसके देखो किसको मिला रहा है आपस में, वी डब्ल्यू, ये वी डब्ल्यू सरफेस है और आपका यू डब्ल्यू सरफेस है। तो इनके मिलने से जो इंटरसेक्शन बन रहा है, ये जो आपका कर्व बन रहा है ये आपका डब्ल्यू कर्व, इस तरह से आपका यू कर्व बन रहा है। समझ में आ गया। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, कोऑर्डिनेट सरफेस मैंने आपको समझाई दी यहाँ पे, ठीक है। तो सरफेस इक्वल टू नॉट वी इक्वल टू वी नॉट डब्ल्यू इक्वल नॉट कॉल द कोऑर्डिनेट सरफेस। यहाँ पे नामकरण है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये फोकस करो यहाँ पे कि आपको क्या मैंने समझाया कि सरफेस क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बोला गया कोऑर्डिनेट कर्व के बारे में, वो बोला गया कि जब दो पेयर मतलब दो आपके जो सरफेस है इंटरसेक्ट करते हैं तो एक आपका कर्व मिलता है, ठीक है। उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कर्व बोलते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट कर्व है, जैसे वी कर्व, यू कर्व, डब्ल्यू कर्व, है ना। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का, ठीक है। यूनिट वेक्टर का बात कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर समझने से पहले आपको टेंजेंट समझना होगा। देखो है तो कर्व ही नहीं है, ठीक है। ये आपका यू कर्व है, और ये आपका वी कर्व है, और ये आपका डब्ल्यू कर्व है ना।
और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिस पॉइंट, इस यहाँ पे पॉइंट भी ले लो, ठीक है, यू भी है सॉरी, और डब्लू हो जाएगा, यू भी डब्लू। हमें इस पॉइंट से होते हुए टेंजेंट खींचना है यू कर्व पे, ठीक है, ये आपका यू कर्व है, तो ये मैंने खींच दिया टेंजेंट। ओके, तो टेंजेंट निकालते कैसे हैं फ्रेंड्स, पॉइंट पी पे ना टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, जैसे आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कर्व आपको दिया है, इस कर्व पे आपको टेंजेंट निकालना है, तो आप क्या करते थे, इस y को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे ना, तो आपको यहाँ पे 2x मिलता था, यहाँ पे x की वैल्यू रखा और हमें टेंजेंट मिल गया उस कर्व पे। ओके, मतलब x के जिस वैल्यू के लिए हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे तो उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट मिल जाएगा, है ना, उस कर्व पे। यहाँ पे भी आपका सेम होगा, आप यू कर्व पे निकाल रहे हो तो आप यू के रिस्पेक्ट में इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे देखो जो आपका कार्टेशियन में क्या हुआ करता था, कार्टेशियन में समझो, कार्टेशियन में आपका हो पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते थे, एक्स आई वाई जे और जेड के लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पोजिशन वेक्टर, यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे आपको ये पुट करना है, ये वाला पुट करना है, यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में लिखना है ना फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ से आप लिखोगे एक्स यू वी डब्ल्यू, मतलब एक्स आपका यू वी डब्ल्यू में जो होगा उसको आप लिखोगे यहाँ पे। ओके, अब एक्स नहीं रहेगा, अब यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। अब वाई भी आपका यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू। ये वाई और एक्स यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स जो है यू वी डब्ल्यू का है, मतलब है तो ये सिंपली यू वी डब्ल्यू ही है, ठीक है। एक्स आपका यू वी डब्ल्यू का होगा, वाई आपका यू वी डब्ल्यू का हो गया, और यहाँ पे आपका जेड यू वी डब्ल्यू हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। हमें देखो, हमें अगर यू कर्व पे टेंजेंट चाहिए तो मुझे इसको क्या करना होगा, यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, समझ में आ रहा है। यू कर्व पे चाहिए तो इसी तरह से भी कर्व पे चाहिए तो हमें इस पोजीशन वेक्टर को बी से करना होगा डिफरेंशिएट। पार्शियली कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि देखो इसमें 3 वेरिएबल है, यू वी डब्ल्यू 3 है, तो 3 है तो भाई पार्शियली कर सकते हैं, है ना, 3 वेरिएबल है ना फ्रेंड्स, एक होता तो कम्प्लीटली करते, कम्प्लीट मतलब डी का यूज़ करते। ओके, इस तरह से हमें जो है डब्ल्यू कर्व पे चाहिए तो हमें जो है इस आर पोजीशन वेक्टर को डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो हमें ये टेंजेंट वेक्टर ऐसे मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो ये पार्शियली समझ में आ रहा है फ्रेंड, देखो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली डिफरेंशिएट किया, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसमें, एक्स ही वेरिएबल है तो कम्प्लीटली कर दूंगा, लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है, यू बी डब्ल्यू है, तो इसलिए मैं पार्शियली का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, इस पॉइंट पी पे टेंजेंट हमें मिल जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ पॉइंट पी वाला जो भी यू बी डब्ल्यू यहाँ पे दिया, लेट करो आपको 1,2,3 कुछ भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो भी कुछ दिया है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो चीज़ आपको मिलेगी उसमें आप ये वैल्यू पुट कर दोगे 1,2,3, तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा इस पॉइंट पी पे, मतलब पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है आप इसमें डिफ्रेंशिएट जो आपने किया डेल आर बी डेल यू, ठीक है, इसमें आप पुट कर दोगे तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा इस पॉइंट पी पे, समझ में आ गया। ओके, आपको टेंजेंट मिल गया, ठीक है, टेंजेंट तो मिल गया। ओके, टेंजेंट वेक्टर तो आपको मिल चुका है, ठीक है भाई, टेंजेंट वेक्टर आपको मिल चुका है। आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। मैंने बोला कि इसका भी एक यूनिट वेक्टर अपना होगा। ओके, तो देखो टेंजेंट वेक्टर तो मिल गया कि इस पॉइंट पे भाई इस तरह से ये टेंजेंट वेक्टर निकल जाएगा। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हो फ्रेंड्स, बताओ, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे करना है, जो डेल आर बाई डेल यू है, डेल आर बाई डेल यू क्या है, आपका टेंजेंट वेक्टर है ना। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूँ, देखो ये आपका वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे है, तो डेल आर बाई डेल यू, ओके, ये आपका हो गया वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड यानी डेल आर बाई डेल यू इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं है। ओके, और इसका मैंने नाम रख दिया यहाँ पे H1, ठीक है, इसको बार बार लिखने से अच्छा है, इतना बड़ा इसको मैंने बोल दिया H1, मतलब मैग्नीट्यूड को मैंने H1 बोला। ये देखो ये क्या है, स्केलर है, एक नंबर है ना कुछ नंबर्स आएगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा, ये H1 है, तो ये जो आपका H है H1 है ये स्केलर होता है, स्केलर फैक्टर होता है, ठीक है। तो मैं अब जब भी यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड की बात होगी मैं यहाँ पे H1 का यूज़ करूँगा, ठीक है, H का यूज़ करूँगा, तो U के रिस्पेक्ट में H1, ठीक है,
और इसी तरह से आप जो है आप तो अभी इस पॉइंट पे निकाले हो इस कर्व पे, यू कर्व पे, सेम इस तरह से आप भी कर्व पे निकालोगे तो अब क्या हो जाएगा, आपका डेल आर बाई डेल वी हो जाएगा। इस तरह से आप जो जब डब्ल्यू कर्व पे आप निकालोगे तो आपका डेल आर बाई डेल डब्ल्यू होगा। समझ में आ गया? ओके, तो जब आप यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग आप निकालोगे, वी कर्व निकालो, जैसे आपने यू कर्व के अलोंग आपने निकाला तो ये आपको मिला। ओके, तो वी कर्व के अलोंग जब निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेल आर वेक्टर बाई डेल यू भी, सॉरी, और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तभी तो यूनिट मिलेगा हमें, तो इसका मैग्नीट्यूड, इसको हमने H2 बोल दिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, H2। ओके, इस तरह से आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर अलोंग डब्लू कर्व को लॉन्ग निकालोगे तो इसको क्या करोगे, आप आर वेक्टर को आप डब्लू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, है ना। इसको आपने बोला H3। ठीक है, ये आपका H2 हो गया, H3 होगा, डब्लू वाले को H3, भी वाले को H2 और यू वाले को H1। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ H1 क्या है, H1 आपका है डेल आर बाई डेल यू का मैग्नीट्यूड, H2 क्या है आपका डेल आर बाई डेल वी का मैग्नीट्यूड, और H3 क्या है आपका डेल आर बाई डेल क्या है यहाँ पे डेल डब्ल्यू। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये स्केलर फैक्टर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्केलर फैक्टर, क्योंकि स्केलर होता है एक नंबर ही देगा तो हम बोलते हैं इसको स्केलर फैक्टर। अब जो कहानी मैंने आपको बताई वही चीज़ इसमें लिखी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली से इसमें आर वेक्टर को यहाँ पे ये किया है। ठीक है, और यहाँ पे वो चीज़ है डिफरेंशिएट यू के रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। ओके, ठीक है, हमने सेपरेट करके लिखा है, इसमें कॉम्बिनेशन में लिखा है। ओके, एक बार यू के रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कॉम्बो कर दिया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत ना। और यहाँ पे देखो इस तरह से टेंजेंट वेक्टर इन लोगों ने निकाला है, टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे देखो निकाला है यू कर्व पे, कैसे, डेल आर बाई डेल यू। ओके, डेल आर बाई डेल यू, और यहाँ पे ये लोग टी का यूज़ कर रहे हैं तो टी भी मैं आपको बताता हूँ। देखो जो आया ये वाला यूनिट वेक्टर जो आया आपको, है ना, यू कर्व के अलोंग जो आपको यूनिट वेक्टर आया, इसको इन लोगों ने टी यू बोला है, मतलब यूनिट वेक्टर का नाम यहाँ पे टी यू रख दिया। इसी तरह से ये जो आया हुआ है इसको इन लोगों ने टी भी बोल दिया। ठीक है, ये भी यूनिट वेक्टर। अब जैसे उसमें आई जे के होता है, इसमें आपका टी होता है, टी यू होता है, टी बी होता है और टी डब्ल्यू होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका टी डब्ल्यू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो समझ लो एक बार, देखो इसमें जैसे आपका आई होता है, इसमें जे होता है, इसमें के होता है, आई जे के होता है, इसमें आपका टी यू होता है, टी बी होता है और टी डब्ल्यू होता है। ठीक है, दोनों यूनिट वेक्टर है। ओके, ये नया कोऑर्डिनेट का है और ये कार्टेशियन वाला का है। और ये आपके टी यू, टी बी, टी डब्ल्यू कैसे निकलते हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो आपको टी यू मिल जाएगा। इस तरह से आपको टी बी और टी डब्ल्यू मिल जाएगा, है ना। अब एक और चीज़ इन लोगों ने यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे एन का यूज़ किया, एन यू, एन बी, एन डब्ल्यू। तो इसका मतलब समझो जैसे आपका ये है तो कर्व ही ना, ठीक है तो कर्व आपका। ओके, और इस कर्व से आपका सरफेस बना हुआ है। ठीक है, आप जो कर्व है आपका, यू कर्व है, बी कर्व है, डब्ल्यू कर्व है आपका, इससे देखो ये आपका सरफेस बना हुआ है यहाँ पे। ओके, इस सरफेस पे नॉर्मल होगा। ठीक है, इस सरफेस पे नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी सरफेस है तो इस सरफेस पे भी नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी सरफेस है तो इस सरफेस पे भी आपका नॉर्मल होगा। ओके, जानते हो ना फ्रेंड्स, सरफेस पे नॉर्मल कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट से निकालते हैं फ्रेंड्स, ग्रेडियंट से। अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, लेट करो आपका 5 फंक्शन दिया है, ओके, आपका एक्स वाई जेड का हुआ करता था, तो हम लोग जो है उसका ग्रेडियंट निकाल लेते थे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल निकालना है उस पॉइंट को उसमें रख देते थे। जैसे डेल फाई आपने निकाला तो आपको नॉर्मल वेक्टर मिलता था उस सरफेस पे, उस सरफेस पे क्या होता था, नॉर्मल होता था। ठीक है, उस सरफेस पे नॉर्मल हुआ करता था, है ना। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मल हुआ करता था। अगर आपको पॉइंट पता हो गया कि इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल चाहिए तो सिंपली उस पॉइंट को आप इसमें पुट करते थे डेल फाई निकालने के बाद, तो आपको मिलता था कि इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर आपको मिल गया। ठीक है, इस सरफेस पे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि देखो आपका यू यहाँ पे, ठीक है, आपका यहाँ पे ये कर्व है आपका यू, इस पर आपको नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, नॉर्मल। और पॉइंट आपको डिफाइन है यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, ये आपका यू कर्व हो गया, वी कर्व हो गया, डब्ल्यू कर्व हो गया, ये पॉइंट डिफाइन है। इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए मुझे। ठीक है, इसी पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए। ओके, और ये यू कर्व है, इस पे हमें नॉर्मल चाहिए, तो इस पे हमें नॉर्मल चाहिए तो यहीं से मैं करूँगा।
है ना। इस पॉइंट पे इस कर्व पे, इस पॉइंट पे इस कर्व पे, दो कंडीशन, इस पॉइंट पे इस कर्व पे चाहिए, तो ये नॉर्मल कुछ आपका इस तरह से होगा। सेम इस कर्व पे इस पॉइंट पे चाहिए तो कुछ इस तरह से होगा। इसको आपने एन यू बोला, इसको आपने एन बी बोला, और इस पॉइंट पे इस कर्व पे आपको चाहिए तो यहाँ पे एन डब्ल्यू में बोलूँगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये निकलेगा कैसे फ्रेंड्स, देखो ये नॉर्मल तो पता ही आपको कैसे निकलता है, ग्रेडियंट्स निकलता है। तो आप ग्रेडियंट निकालोगे, जैसे डेली आप निकालोगे, है ना। देखो आपको इस कर्व पे चाहिए तो इस कर्व पे चाहिए ना फ्रेंड्स, तो आपको u का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, u का आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। इस कर्व पे चाहिए तो आपको v का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। इस कर्व पे चाहिए तो आपको, सॉरी ये डेल v है, ठीक है, ये डेल v, ओके, v है ये, और यहाँ पे w है ना ये, तो डेल w। तो इस कर्व पे चाहिए तो आपको डेल u निकालना पड़ेगा, और इस कर्व पे चाहिए तो आपको डेल v निकालना पड़ेगा, तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। लेकिन आपको यूनिट चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए? यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिट के लिए क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो सिंपली आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसको भी आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको यूनिट मिल जाएगा। तो उसी को इन लोगों ने नामकरण किया यहाँ पे, ठीक है। यूनिट को, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को यहाँ पे एन बी बोला है, और यहाँ पे एन डब्ल्यू बोला है, और यहाँ पे एन यू बोला है। अब फ्रेंड्स आप बोलोगे कि दो दो यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। एक आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, एक आपका यूनिट वेक्टर हो गया। एक आपका यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया, टी यू, टी बी और टी डब्ल्यू, ये हो गया आपका, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई, ये तो हम समझ गए। ये नया आपने एक और निकाल लिया, एन यू, एन बी, एन डब्ल्यू, ये आपका हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ओके। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो दो यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या है, एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एक आपका यूनिट वेक्टर। तो देखो यहीं से आपका कंसेप्ट निकल के आएगा ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का, जो भी हम लोग सीखते आ रहे हैं अभी, ये सब आपके कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए थे। जैसे आपने टी यूनिट वेक्टर निकाला, टी यू, टी बी, टी डब्ल्यू, ये निकाला, सब यूनिट वेक्टर है। क्या यूनिट वेक्टर, कैप लगा हुआ है सबके ऊपर, ठीक है, ओके। तो ये जो भी हमने निकाला एक कर्वीलिनियर के लिए निकाला, कर्वीलिनियर। अब हम कर्वीलिनियर के टाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कर्वीलिनियर के टाइप के बारे में जानने से पहले आपको ऑर्थोगोनल को जानना पड़ेगा। ऑर्थोगोनल से ही सारे टाइप निकलेंगे, इसी में जो है, इसी में सारे टाइप समाये हुए हैं। तो देखो इसको समझो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे एक यू सरफेस दिया, लेट करो, और यहाँ पे आपका एक भी सरफेस दिया है, यू सरफेस, दिस इज द यू सरफेस, दिस इज द वी सरफेस, ओके। ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, कितना एंगल बन रहा है ये हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और इसी पॉइंट पे हम इस भी कर्व के लिए निकालेंगे। लेट करो, इसको मैंने एन बी बोल दिया, इसको हमने एन यू बोल दिया, ओके। जब इन दोनों को डॉट करेंगे, जैसे एंगल निकालना आता है ना, जब दो वेक्टर आपको दिया रहता है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालना है, तो कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे फ्रेंड्स, तो आप क्या करते थे, दोनों को डॉट करते थे। जैसे आप एन यू डॉट एन बी करोगे, फिर इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, है ना। एन यू डॉट एन बी, कैप लगा हुआ सब पे, यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, एन बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ से आपका कॉस थीटा होता था, ठीक है। तो यहाँ से आपको एंगल पता लग जाता था कि इनके बीच एंगल क्या है। तो दो सरफेस के बीच अगर एंगल आपको निकालना है तो आपको ऐसे निकालना होता है, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना भी हो सकता है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ओके, हो सकता है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे 3 कर्व रहेगा, यहाँ पे यू भी डब्ल्यू हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट डिफाइन किया हमने, यहाँ पे यू बी डब्ल्यू। तो ये आपके कितने भी एंगल हो सकते हैं इनके बीच, समझ में आ रहा है, कितने भी एंगल में हो सकते हैं। एंगल कैसे निकालते हैं आपको बताई दिया मैंने, ठीक है। किसी दो सरफेस को लो, आप एंगल निकालो, कैसे निकालोगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेके सिंपली आप निकाल लोगे, समझ में आ गया, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो एंगल ये कितना भी बन सकते हैं, आपस में कितना भी बना सकते हैं, ये इतना भी सटा हो सकता है, ये इतना भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एंगल आपका डिफर कर सकता है। इसमें स्पेशल केस क्या बनता है, स्पेशल केस ये बनता है कि अगर ये तीनों कर्व, अगर ये तीनों जो सरफेस है आपके, ठीक है, ये तीनों जो आपके सरफेस है, इस तरह से बनाता हूँ, अच्छे से बनाता हूँ यहाँ पे देखो, अगर आपके ये तीनों सरफेस एक दूसरे को 90 पे
कट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब पेयर। अगर किसी दो का यहाँ पे मतलब एक का जोड़ा ले रहा हूँ, यहाँ पे यू आपका ये भी है, आपका डब्ल्यू है, अगर इसका हम जोड़ा ले रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा? आप कैसे एंगल निकालते हैं ठीक है ना, आपको तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पे एंगल ऐसे नहीं निकलता, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो ये एंगल ऐसे थोड़ा निकलता है, ये तो कर्व है आपका, नॉर्मल से निकलता है, ठीक है, नॉर्मल इंटू वेक्टर से। समझ में आ रहा? तो इस तरह से अगर इस तरह से कर्व को, सरफेस को रखा जाए कि आपस में एक दूसरे को 90 पे कट करे, 90 पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो 90 पे इंटरसेक्ट करे तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ये क्या था पहले, अभी तक तो चल रहा था कर्विलीनियर, अभी कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स चल रहा था, ठीक है, इसका नामकरण हमने किया था कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन ऑर्थोगोनल कब बना, ये तब बना जब यहाँ पे हमने बोला कि एक दूसरे को सरफेस जो है ये एक दूसरे को 90 पे कट कर रहा है, ठीक है, तो 90 पे कट करेंगे तो हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर नॉर्मल, ठीक है, 90, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। मतलब कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स के पहले ऑर्थोगोनल जुड़ गया। समझ में आ गया? तो जब एक दूसरे को ये 90 पे कट करेंगे तो जो आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर था, जो ये था, निकाला था हमने, ये जो निकाला था फ्रेंड्स ये, ठीक है, एन यू एन बी एन डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा, इस पे जाके मर्ज हो जाएगा, दोनों एक ही लाइन बन जाएगा। जो आपका ये जो टी यू बन रहा था, ठीक है, ये आपका जो टी यू बन रहा था कहाँ गया, ठीक है, राइट करो, मैंने यहाँ पे बताया था फ्रेंड्स आपको, जो यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर यहाँ पे बनाया था इस कर्व पे, ठीक है, और इस कर्व पे इस तरह से, इस कर्व पे इस तरह से, ये आपका टी यू, ये लट करो टी भी, और ये आपका टी डब्ल्यू, ठीक है, ये आपका है ना। तो जो बनाया था यहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल जो हमने इस पे लिया था इस सरफेस पे, इस तरह से एन यू, ये आपका यहाँ से ले लो एन पी एन डब्ल्यू है ये, और यहाँ पे ले लो एन भी ले लो। तो ये क्या होता है, जब हम लेते हैं कि आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि एक दूसरे को जो सरफेस है एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल हो रहे हैं, एक दूसरे को 90 पे कट कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो आपका टी यू है एन यू दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, एक ही लाइन बन जाता है घूम फिर के। जो दो बन रहे थे अब एक बन जाता है। अब यहाँ पे जो आपके दो बन रहे थे वो आपका एक बन जाता है। जो यहाँ पे दो बन रहे थे टी यू एन सॉरी टी डब्ल्यू एन डब्ल्यू, वो आपके एक बन जाएंगे। समझ में रहा, ये दो से अब एक बन जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि टी यू टी बी टी डब्ल्यू एन यू एन वी और एन डब्ल्यू और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर टायर्स एंड हेंस बिकम आइडेंटिकल, एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा भी गया ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो घूम फिर के वही बात हो गई कि सिंपली आपका एक यूनिट वेक्टर निकलता है। अब दो नहीं निकलेंगे, अब एक ही निकलेगा, ओके, दो नहीं होंगे, एक ही होगा, ओके। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देता हूँ। ये जो डेरिवेशन दिए गए हैं ये तो आप खुद भी देख के समझ सकते हो क्या चीज़ है, बता ही दिया मैंने आपको कि टी यू क्या है, टी बी क्या है, ठीक है, H1 H2 क्या है, तो ये आप खुद देख के समझ सकते हो कैसे इन लोगों ने किया और क्या आया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो आपको गिवन है, ठीक है, ये किस लिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है, जैकोबियन तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स वाई जेड टू यू वी डब्ल्यू। अगर आपको एक्स वाई जेड से यू डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने हैं तो यहाँ से आपको जैकोबियन निकालना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से आप फाइंड करोगे, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ओके। तो ये चीज़ें नोट करने योग्य, नोट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव बन सकता है इसका। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, डेल अप्लाई टू फंक्शन इन ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स में किस तरह से हम डेल अप्लाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पे डेल अप्लाइड मतलब ग्रेडियंट निकालना, डाइवर्जेंस निकालना, कर्व निकालना। तो देखो अगर आपको कोई फंक्शन आपका एफ यहाँ पे दिया हुआ है, एफ यहाँ पे स्केलर है, ठीक है, स्केलर फंक्शन है यहाँ पे, तो उसका आपको ग्रेडियंट निकालना है आपको, मतलब उस पर डेल अगर आपको अप्लाई करना है तो रिजल्ट आपका ये होगा। इसका प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, चाहो तो प्रूफ आप देख सकते हो। प्रूफ अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से आपको रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो डेल एफ इक्वल टू ये होता है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू आपका ये होता है, तो इसको माइंड में रखो। ऑर्थोगोनल के केस में ऐसा होता है। और अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना है तो रिजल्ट आपका यह होगा, इसका ही प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे,
इधर आपका प्रूफ दिया हो, सबका प्रूफ दिया हो तीनों का, देखना चाहो तो देख सकते हो, है ना। अगर आप कर्ल निकालना चाहो, वेक्टर आपको गिवन है उसका आप कर्ल निकालना चाहो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में, तो आपका यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे जो F1 F2 F3 दिया हुआ स्मॉल में, ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे देखो इस तरह से है, ठीक है। ये वेक्टर का कंपोनेंट है आपका F1 F2 F3, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप माइंड में रखो। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं टू स्पेशल कर्वीलिनियर सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल ही हैं, ये लोग ऑर्थोगोनल से ही जनरेट हुए हैं। पहला अपना सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है, मैं इसके बारे में बातचीत करता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट में किस तरह से किसी पॉइंट को ट्रेस किया जाता है, समझो। देखो यहाँ पे जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। लेट करो कि आपका यहाँ पे पॉइंट पी है, इसको हमें ट्रेस करना है सिलेंडर में। देखो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किस तरह से इसको ट्रेस किया जाता है। नया कोऑर्डिनेट बना है ना फ्रेंड्स, तो नया तरीका होगा ट्रेस करने का। ये तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये तो कार्टेशियन की तरह से हम नहीं करेंगे, ओके। तो इसमें होता क्या है, देखो कार्टेशियन में क्या होता है, आपका डिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग जो है किसी पॉइंट को ट्रेस करते हैं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। इसमें देखो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अलग होगा। देखो इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो आपका यूज होता है यहाँ पे देखो होता है रो, फाई और जेड होता है, ठीक है। रो क्या है, फाई क्या है, जेड है, मैं बताता हूँ आपको। देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा पोलर की ओर ध्यान देना होगा। जैसे पोलर में क्या होता था कि अगर इस पॉइंट, ये पॉइंट आपका लेट करो पी है, इसको मुझे ट्रेस करना मतलब यहाँ तक पहुँचना है, तो हमें क्या करना होता था, हम लोग क्या करते थे, पहले हम पता करते थे कि यहाँ से पोल से कितना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे पॉइंट है, लेट करो आर है, ओके, आर डिस्टेंस पे है, ओके। और दूसरा पता करते थे कि ये एक्स एक्सिस होता था, हालांकि एक्स एक्सिस उसमें नहीं बोला करते थे हम लोग, इनिशियल लाइन बोला करते थे, ठीक है। तो हम लोग ये बोलते थे कि इनिशियल लाइन से वो कितना एंगल बना रहा, ये जो रेडियस वेक्टर, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से या इनिशियल लाइन से, लेट करो थीटा। तो इसका नाम रख देते थे हम लोग आर कोमा थीटा, ठीक है, आर थीटा होता था। यहाँ पे भी आपका सेम कंसेप्ट रहेगा ये वाला, सिर्फ इसमें एक जेड एक्स्ट्रा जुड़ गया। हम बात कर रहे हैं 3D के मैटर के बारे में ना, 3D जो भी होगा काम हमारा 3D में होगा, तो यहाँ पे भी यही चीज़ होगा। आपका देखो एक्स वाई, यहाँ पे आपका एक्स वाई हुआ करता था, ठीक है, इस तरह से। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें पहुँचना है तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें जो है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इस तरह से, ठीक है, ओके। इस पॉइंट तक पहुंचने में जो डिस्टेंस लगा उसको हम लोग रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो, ओके। एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग फाई बोलते हैं इसमें, ओके। उसके बाद इस पॉइंट तक पहुंचने में जेड के लॉन्ग कितना डिस्टेंस तय हुआ है, ये जो जेड के लॉन्ग जितना डिस्टेंस तय हुआ है उसको हम लोग जेड ही बोलते हैं इसमें चेंज नहीं, जेड आपका अनचेंज है, जेड तो जेड ही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले आपको इतना डिस्टेंस चलना होगा, कितना डिस्टेंस आपको तय करना, मतलब आपको यहाँ से जो पॉइंट है आपका वहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा एक यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन में। तो इस प्लेन में जो गिरेगा उतना डिस्टेंस आपको चलना है, यहाँ पे चल दिया आपने, ओके, ठीक है, इतना डिस्टेंस आपने चल दिया। एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना हुआ है ये आपको पता करना होगा, और दूसरा आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या डिस्टेंस तय हुआ वो पता करना होगा। तो तीन चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब आप इस कोऑर्डिनेट में जो फाइंड कर पाओगे वैल्यू जो आपको फाइंड करना है। देखो ये जो आपका रो होता है ये आपका 360 डिग्री तक घूम सकता है। एक्चुअल में ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये सर्कल है आपका यहाँ से, है ना, जैसे आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो इस तरह से यहाँ पे 0 डिग्री लेट करो, आपको यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, फाई है, चलो यहाँ पे फाई दिया तो फाई ले लेते हैं यहाँ पे फाई, तो फाई आपका ये जाएगा यहाँ से 360 डिग्री तक, ये आपका फाई 360 डिग्री तक मूव कर सकता है। और रेडियस तो आपका कॉन्स्टेंट होता है, जितना भी आपका रेडियस दिया हो उसमें, ठीक है, रेडियस वेक्टर ही होता है, इसमें हम लोग रेडियस वेक्टर ही बोलते थे इसको, है ना, इसमें भी आपका वही है, रेडियस वेक्टर ही है। यहाँ पे जो रो की लिमिट होगी वो आपकी इन्फिनिटी तक जा सकती है, ये चलता ही जाएगा, ठीक है, तो जाता ही जाता है, ठीक है। सेम आपका जेड भी है, इन्फिनिटी आपका है, ये भी चलता ही जाएगा, ठीक है, भी आपका चलता ही जाएगा। तो फाई की सिर्फ लिमिट है यहाँ पे, ये 360 तक ही घूम सकता है, लेकिन इन लोगों का लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे जो रो है और जो आपका यहाँ पे जेड है, ये तो आपके डिस्टेंस हो गए, रो और जेड आपके डिस्टेंस हो गए, है ना, तो ये डिस्टेंस हो गए, और जो आपका फाई है ये आपका एंगल हो गया। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आपका एक आपका एंगल होता है, दो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है।
एक आपका एंगल, दो आपका डिस्टेंस होता है, उन्हीं की हेल्प से हम जो है किसी पॉइंट को ट्रेस करते हैं। समझ में आ गया। और ये भी ऑर्थोगोनल ही होता है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ही है ये। कैसे है ऑर्थोगोनल अभी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा इसको। तो देखो कार्टेशियन से कर्वीलिनियर में ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमें लेट करने होते हैं एक्स की जगह पे रो कॉस फाई, वाई की जगह पे रो साइन फाई और जेड की जगह पे जे। ये चीज़ें हमें लेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा पोजीशन वेक्टर बन गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आर वेक्टर इक्वल टू रो। देखो एक्स की जगह पे ये चीज़ रख दी मैंने, वाई की जगह पे और जेड की जगह पे जेड ही रख दी। ठीक है, ये आपका पोजीशन वेक्टर बन गया। यहाँ पे आपका जो टी रो है, टी फाई है, टी जेड है, ये यूनिट वेक्टर हो गए एट पॉइंट पी पे। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द रो फाई और जेड का। ये तीन आपके कर्व हो गए, रो फाई और जेड, जिसमें उसमें हुआ करता था ना फ्रेंड्स यू वी डब्ल्यू, इसमें आपका क्या रहेगा रो फाई जेड रहेगा। ठीक है, तीन है इसमें, जैसे यू वी डब्ल्यू था, इसमें आपका रो फाई जेड है। तो जानते हो आप कैसे निकलता है यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, आप जानती हो। ठीक है, आपको इस आर को आपको रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो देखो इस आर को आप जो है अब रो के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको ऊपर ये मिल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तब नीचे आपको ये मिलेगा, नीचे आपका इसका जो मान होगा 1 होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 होगा, तो 10 इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो टी रो इक्वल टू को क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, यूनिट वेक्टर आ गया आपका, है ना, किसके डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द रो के लॉन्ग। इसी तरह से आपका यहाँ पे जो आपका टी फाई आ जाएगा, कैसे टी फाई आएगा, तो इस आर को आपको फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। समझ आ गया। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, यहाँ पे टी जेड आपको यहाँ पे के कैप मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका टी रो टी फाई टी जेड मिला। अब देखो एक कैसे ऑर्थोगोनल है, यहाँ से ये चीज़ें सिद्ध हो जाती है। देखो कैसे, देखो जब दो वेक्टर को आप आपस में डॉट करते हो, जीरो आ जाता है तो वो 90 पे होता है। ठीक है, आपस में 90 पे एक दूसरे को कट करता है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो। दो वेक्टर का डॉट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपका कोई वेक्टर T1 दूसरा वेक्टर T2 दोनों को डॉट करोगे तो जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है आपस में ये परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, क्योंकि T1 T2 cos थीटा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये 90 होगा तभी ये पूरा जीरो होगा, है ना। तो यहाँ से पता लग जाता है कि जीरो आएगा, क्योंकि दोनों को आप डॉट करोगे। देखो टी रो निकाल लिया आपने, टी फाई निकाल लिया, देखो ये टी रो है, टी फाई दोनों को डॉट करो तो आपको देखो यहाँ पे ये इस तरह से जीरो आएगा। इस तरह से किसी को भी दो जोड़े को ले लो आप, तो यहाँ पे आपको जीरो ही मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि ऑर्थोगोनल है, 90 पे कट कर रहा है। यहाँ से आप क्रॉस करके भी देख सकते हो, क्रॉस करके भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब टी रो और टी फाई को क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे टी जेड मिल जाएगा, और टी फाई टी जेड को क्रॉस करो तो आपको टी रो मिल जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हो, एक दो क्रॉस करो तो एक मिल जा रहा, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है। अब देखो डेल अप्लाई टू फंक्शन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किस तरह से डेल अप्लाइड होता है तो क्या रिजल्ट आता है, तो देखो यहाँ पे ये डेल एफ इक्वल टू हम लोग जानते हैं दिस होता है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ओके, तो ये यहाँ पे तो फॉर्मूला यहाँ पे इस कौन सा होता है। ठीक है, इसका यूज़ करके इन लोगों ने ये रिजल्ट डिफाइन किया है सिलेंड्रिकल के लिए, तो इसको आप याद रखो। ओके, और अगर आप डाइवर्जेंस निकालने जाओगे तो ये वेक्टर आपको लेना पड़ेगा, जो कि F1 F2 F3। यहाँ पे देखो टी यू टी बी टी डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेक्टर है। ओके, यहाँ पे आई जे के की जगह पे यहाँ पे टी यू टी बी टी डब्ल्यू अभी यूज़ किया जाएगा, इस चीज़ को आप समझ लो। ओके, उसमें आपका आई जे का होता था, इसमें टी यू टी बी टी डब्ल्यू होगा। तो यहाँ से हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो कुछ इस तरह से आपका होगा। यहाँ पे देखो इसका यूज़ किया इन लोगों ने, यूज़ करके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे डिफाइन किया था, समझ में गया। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, इस ये काम का है आपका। इसी तरह से आप कर्ल निकालोगे इसका, तो ये वेक्टर आपका ये हो जाएगा। तो कर्ल आप निकालोगे तो फाइनल आपका ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये वाला यूज़ किया सिंपल, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो ये काम का है आपका, इसको माइंड में रखो। और इसी से जो है ये आया हुआ है, तो इसको आपको माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रखो। ठीक है, इसको देखो, इनके प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, जाऊँगा तो और वीडियो लंबा हो जाएगा। अब फिर हम बात करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ये भी टाइप ही है आपका ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का। इसमें किस तरह से पॉइंट को ट्रेस करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। देखो इसमें किसी पॉइंट को ट्रेस करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट का यूज होता है। एक आपका आर होता है, दूसरा आपका थीटा होता है,
तीसरा आपका 5 होता है। इसमें 2 एंगल होते हैं और एक आपका डिस्टेंस होता है। कैसे करते हैं टेस्ट, देखो ध्यान से। आपका हुआ करता था कार्टेशियन में जेड एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। किसी पॉइंट को कैसे टेस्ट करेंगे, स्फेरिकल में समझो इसको। स्फेरिकल बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो लेट करो आपका ये पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके आर थीटा फाई। क्या है आर थीटा फाई, मैं बताता हूँ आपको। देखो कैसे टेस्ट करते हैं किसी पॉइंट को। इसमें देखो कैसे टेस्ट करते हैं। पहले तो पता करते हैं आर यहाँ पर डिस्टेंस से कि ये पॉइंट पी जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो आर डिस्टेंस पे है। दूसरा थीटा, ये पता करते हैं कि जेड एक्सिस से ये जो रेडियस वेक्टर जो आर है ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये आपका थीटा होता है। अब इस फाई को समझो। फाई क्या है, देखो यहाँ से इस पॉइंट से आप जो परपेंडिकुलर जो आपको ड्रॉ करने हैं इस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। तो आपने ड्रॉ किया यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा इस प्लेन पे, और ओरिजिन से इसको मैच करवा दो। जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है वही फाई है आपका। समझ में आ गया। थीटा जेड एक्सिस से रेडियस वेक्टर, और आपका यहाँ पे थीटा क्या है, जेड एक्सिस और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, और फाई आपका एक्स एक्सिस से, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो गिरता है उस पॉइंट से और ओरिजिन से मिलाने से जो ये लाइन बन रहा है, ठीक है, इनके बीच और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है ये। तो इस तरह से स्फेरिकल में आपके 2 एंगल होते हैं और एक आपका डिस्टेंस होता है। सिलिंड्रिकल में आपका क्या होता है, 2 डिस्टेंस होते हैं और एक एंगल होता है। कार्टेशियन में आपका तीनों डिस्टेंस होते हैं। अब देखो स्फेरिकल भी एक टाइप का ऑर्थोगोनल ही होता है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एक टाइप का ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ही होता है ना। तो इसमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन से स्फेरिकल में बदलने के लिए हम x इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई लेते हैं, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई लेते हैं, z इक्वल टू आर कॉस थीटा लेते हैं। ओके, ये चीज़ें। तो यहाँ से हमारी आर वेक्टर बन जाएगी। आर एक पोजीशन वेक्टर है, तो x y z की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे आप। ओके, रख दिया अपनी। यहाँ पे जो टी आर है, टी थीटा है, टी फाई है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एट पी पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट टू द आर थीटा और फाई कर्व, ठीक है। 3 कर्व हैं, इनके अलोंग जो है आपका ये टेंजेंट है। ओके, तो देखो ये तो आपके यूनिट वेक्टर है आपके टी और टी थीटा टी फाई, तो यूनिट है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, आपको आर को, ये जो आर है उसको आपको आर के एस्पेक्ट में, छोटे वाले आर के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। यूनिट तो ऐसे ही निकालते हैं ना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो आर के एस्पेक्ट में, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो नीचे आपको मिल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा नीचे आपका। इसको करने के बाद आपको फाइनली ये चीज़ें देखने को मिलेगी, यानी इसका वैल्यू घूम फिर का 1 आ जाएगा नीचे वाले का। और यहाँ से जो आपका टी थीटा इसको निकालोगे तो आपको इस पूरे को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना होगा, तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। सेम इस तरह से टी फाई निकालोगे, पूरे को आप, ये जो आर है आपका, इसको आप फाई के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट, फिर इसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। समझ आ गया, ठीक है। अभी ऑर्थोगोनल है, इस चीज़ को दिखाने के लिए देखो 2 वेक्टर आप ले लो, दोनों को डॉट करो, अगर 0 आ जाए तो ऑर्थोगोनल होता है, मतलब 90 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो डॉट करने पे 0 आ गया, इसको भी डॉट किया तो 0 आ गया, इसको भी डॉट किया तो 0 आ गया। 2 वेक्टर डॉट करने से 0 आ रहा है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। क्रॉस करने से भी हमें पता चलता है। देखो 2, ये यहाँ पे 2 को क्रॉस किया तो तीसरा आ गया ऑटोमेटिक, है ना। यहाँ पे इनको क्रॉस किया तो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से क्रॉस किया तो ये आ गया। तो इस तरह से भी पता चलता है कि परपेंडिकुलर है। समझ में आ गया। तो डॉट से भी पता कर लिया, क्रॉस से भी पता कर लिया कि आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल ही है। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है ये। ओके, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं डेल के बारे में कि किस तरह से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम डेल अप्लाइड करते हैं किसी फंक्शन पे। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, तो देखो ये तो आपका कर्विलिनियर से आपका ये चीज़ें होता है, ये सिंपली इसको इन लोगों ने लिख दिया और इससे जो है इसको ले आ दिया इन केस ऑफ केस में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के केस में। तो ये आपका आएगा। इसको आप याद रखो। देखो जो रिजल्ट है ना, आपको उसको याद रखने की ज़रूरत है। ये सब के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कुछ, ठीक है, और आधा दिमाग में जाएगा, आधा आपका नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको बता भी नहीं रहा, उतना ही बता रहा हूँ जिससे आपका काम चल जाए, ठीक है। आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स, समझ में आ रहा। तो आपका इसको आप याद रखो, डेल एफ इक्वल टू दिस होता है। तो जब भी आपका ग्रेडियंट निकालने का फंक्शन आपको दिया है और इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो आप इस फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा। आप डाइवर्जेंस निकालो तो डाइवर्जेंस आपके इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप माइंड में रखो स्फेरिकल के केस में।
ठीक है। अब कर्ल निकालने का केस देखो, तो कर्ल निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसको याद रखो, इसको याद रखोगे तो आसानी से निकाल लोगे आप जो है कर्ल निकालोगे एफ फैक्टर का, ठीक है। इन केस ऑफ किस में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताया गया आपको, एक्सप्रेशन फॉर द डेल स्क्वायर एफ आप निकालोगे तो फाइनली आपको ये रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप याद कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसको छोड़ दो आप, ठीक है। तो सिंपली आप तीन चीज़ें आप रखो यहाँ पे। पहला ग्रेडियंट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरह से ग्रेडियंट निकालोगे किसी फंक्शन का, ठीक है। किस तरह से डाइवर्जेंस निकालोगे, किस तरह से कर्ल निकालोगे, ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ज़्यादा माइंड में प्रेशर डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जो आपको समझाया कि कर्वीलिनियर क्या होता है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, बस उसको थोड़ा सा माइंड में रखो। और सिंपली इसमें जो फार्मूले यूज हो रहे हैं सिलेंड्रिकल्स में उसको याद रखो, और जो स्फेरिकल में फार्मूला यूज हो रहे हैं आपको डेल अप्लाइड करने के बाद उसे आप याद रखो। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आपको ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। नहीं तो इसको आप समझने जाओगे तो समझते समझते 4 दिन 5 दिन हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी ये ख़त्म ना होगा। बहुत वास्ट फ्रेंड्स, ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है। इस पर अगर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो लगभग मैं जो है 4-5 दिन तक इस पर बोलता रह जाऊँगा, ठीक है। समझ रहे हो बातों को ना। एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही चैप्टर, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम अलग एक चैप्टर ही हो गया, समझ रहे हो ना। एक अलग ही हमको एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कहने का मतलब क्या है, अलग ही हमें कोऑर्डिनेट ही पढ़ रहे हैं, एक अलग नया कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ रहे हैं, ऊपर से 2 पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तो समझ रहे हो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उतना ही इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं जितना हमारे काम का है, नहीं तो समझ रहे हो डिटेल जाने से तो समझ ही रहो कितना बड़ा हो सकता है वीडियो। तो जो चीज़ें काम की है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहले चीज़ काम की है कि जब डेल अप्लाइड होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में तो आपको जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उनको याद रखने हैं आपको। जैसे इसको याद रखने हैं, इसको याद रखने हैं, और यहाँ पे आपको इसको याद रखने हैं। स्फेरिकल के केस में मैंने आपको बताया कि आपको इसको याद रखना है, और इसको याद रखना है आपको, और यहाँ पे इसको याद रखना है। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप स्फेरिकल में कन्वर्ट करो कार्टेशियन टू स्फेरिकल, तो आपको एक्स की जगह पे क्या लेना है, वाई की जगह पे क्या लेना है, जेड की जगह पे क्या लेना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सिलेंड्रिकल वाले के केस में आपको याद रखना है कि आप जब कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक्स की जगह क्या लेना है, वाई की जगह क्या लेना है, जेड की जगह क्या लेना है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। बस इतनी चीज़ें काफ़ी है आपके लिए। और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे टी यू जैसे और टी बी और टी डब्ल्यू जो आपका यूज हो रहा है ये आपका यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, ओके। सिलेंड्रिकल का केस में आपका ये हो जाता है यहाँ पे टी रो हो जाता है यहाँ पे, और टी फाई और टी जेड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती है। और स्फेरिकल केस में यहाँ पे हो जाता है टी आर टी थीटा टी फाई हो जाता है। ये यूनिट वेक्टर हो जाते हैं आपके। आई जे के की जगह पे ये यूज होते हैं, ये सिलेंड्रिकल केस में, ये स्फेरिकल के केस में। समझ में आ गया। ये जनरल है, ये फार्मूला आपका जनरल के लिए है, ये दोनों के लिए मतलब इसी से निकला हुआ है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और कुछ चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा मैं क्वेश्चन मत डालना, उतने से ही आपके प्रॉब्लम हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रहा कंप्लीट इंट्रोडक्शन इसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम के साथ। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे पूरा 8.12 आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपका। जल्दी से ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।